नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिए गए आतंकी आरिफ खान को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई और आरिफ खान पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम से 10 लाख रुपए शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाने के आदेश दिए हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य के जेलों की वर्तमान स्थिति के बारे में जवाब मांगा है और राज्य के प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र के जेलों का दौरा करके निरीक्षण करके जेलों की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउत की खंडपीठ ने इस मामले में एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत हालिया रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद एक 15 साल पुरानी याचिका और 7 साल पुरानी जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। दोनों याचिकाओं में उड़ीसा के जेलों की स्थिति के विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। कोर्ट को एमिकस क्यूरी ने 5 न्यून सबूतों के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में उड़ीसा की जेल में हुई कैदियों की मौत और जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या, भीड़भाड़ के बारे में अवगत कराया। कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश। कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को निर्देश दिया कि सरकार 1382 जेलों को अमानवीय स्थितियां 2016 3 SCC 700 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गए विस्तृत निर्देशों की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश देने को कहा गया कि वो अनुच्छेद 324 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर उस चुनाव को शून्य घोषित करे जहां यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के पक्ष में अधिकतम वोट पड़े हैं और नए सिरे से चुनाव कराए। साथ ही उन उम्मीदवारों को नए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करे जिन्होंने इस अमान्य चुनाव में हिस्सा लिया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका में विकल्प में अदालत से केंद्र को चुनाव परिणाम को अमान्य करने और नए चुनाव आयोजित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश मांगे हैं। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम वोट एक विशेष रूप से नोटा के पक्ष में किए गए हैं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने वैधानिक अधिकारियों से संपर्क किया है लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई एक स्वतः संज्ञान कार्यवाही के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने शनिवार को हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा कोविड-19 मानदंडों के कड़ाई से अनुपालन के लिए एक सर्कुलर जारी किया। हवाई यात्रा नियंत्रक ने कहा है कि कोई भी यात्री जो फेस मास्क पहनने से इनकार करता है या उड़ानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने से इनकार करता है उसे अनियंत्रित यात्री के रूप में माना जा सकता है, जैसा कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं CAR के पैरा 3.1 में परिभाषित किया गया है और उसके अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। यदि बार बार चेतावनी के बाद एक व्यक्ति प्रस्थान से पहले एक मास्क पहनने से इनकार करता है तो ऐसे व्यक्ति को डीबोर्ड किया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 21 साल के एक युवा आरोपी को गुरुद्वारा बांग्ला साहिब में 1 महीने की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के आधार पर उसके खिलाफ FIR को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सामुदायिक सेवा को 16 मार्च से 16 अप्रैल 2021 तक जारी रखने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने जुर्माने लगाते हुए निर्देश पारित किया। ये देखने के बाद कि युवा को अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यकारी समूह ने आर्बिट्ररी डिटेंशन यानी मनमाने ढंग से की गई नजरबंदी
WGAD के तहत अप्रैल 2020 में दिल्ली में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्र कार्यकर्ता सफुरा जरगर की मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्यकारी समूह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाषण देने के लिए कथित रूप से शामिल होने पर सफुरा की नजरबंदी करके उसे स्वतंत्रता से वंचित किया गया और इसके साथ ही उसे डराकर उसकी असहमति को दबाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर करते हुए मांग की है कि 20 साल से जेल में बिताने के बाद बलात्कार के मामले में बरी हुए विष्णु तिवारी को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तिवारी को बलात्कार के मामले में बरी किया था। अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की गई मिश्रा की याचिका में ये भी मांग की गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो इस संबंध में गाइडलाइन बनाए और झूठी शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुकदमा चलाने के लिए एक सिस्टम स्थापित करे। वहीं झूठे मुकदमों के पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को GNCTD के उपायुक्त द्वारा पारित 1 मार्च 2020 के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें टाटा नेक्सॉन EV मॉडल को इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी की सूची से बाहर कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए उपर्युक्त आदेश दिया। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2020 को दिल्ली सरकार के NCT द्वारा अधिसूचित किया गया है। नीति के क्लॉज 4.6 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि पात्रता और परीक्षण की शर्तों को पूरा करने के बाद परचेज इंसेंटिव सब्सिडी केवल भारत में दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण के लिए सूचीबद्ध उन्नत बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पात्र होंगे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया है। इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह शामिल हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उनकी रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 की धारा 69 और 132 बाद में 2017 अधिनियम के रूप में संदर्भित को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का मामला है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता 30 से अधिक वर्षों से ऑटो पार्ट्स, टायर और टेक्सटाइल सामान के व्यापार, विनिर्माण और निर्यात के व्यवसाय में लगा हुआ है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।